नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग मिल चुके हैं और ये सेशन जो है वो हमारे आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का जो नाम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप जानते हैं कि परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऊप्स बोलते हैं। ऊप्स जब हम पढ़ते हैं तो ऊप्स में हमें सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊप्स जो है कहा जाता है कि सी प्लस प्लस सेंट्रिक है, यानी सी प्लस प्लस पर आधारित है। लेकिन अगर बात करा जाए तो इससे सिर्फ सी प्लस प्लस ही नहीं, सी भी जुड़ा हुआ है, यानी सी प्लस प्लस से पहले हमें सी के बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और सी से पहले कहा जाए तो हमें कुछ जानकारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में भी होना चाहिए। तो ऊप्स जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ें, सी पढ़ें और तब सी प्लस प्लस पे जाएं, यानी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं इस चैनल पे आपका, और निवेदन करते हैं कि हमें हर उस इंसान तक पहुंचने में मदद करें जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक अवश्य करिए। इससे समझ में आता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारा कंटेंट आपको कितना समझ में आ रहा है। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि और बेहतर क्या किया जाए कि चीजें आपके लिए क्लियर हो, यानी कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो, क्योंकि इस चैनल का मकसद यही है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है कंप्यूटर की परीक्षाओं में। साथ ही साथ ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ भी मुफ्त में पा सकते हैं। और ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस इंस्टा आईडी पे हमें आप फॉलो करिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स वहां मिल जाएंगे। कब कौन सी क्लास होगी, किस टॉपिक को पढ़ाना है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी वहां उपलब्ध है। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए हमें आर्थिक मदद की आवश्यकता है। आप 1 रुपया भी करते हैं तो हम उसके लिए आभारी रहेंगे, लेकिन आप हमें आर्थिक मदद अवश्य करें। इससे क्या होता है कि हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे, टेस्ट सीरीज को सुधारेंगे, और जो गरीब बच्चे हैं जो कई लाख रुपया देकर पढ़ने जाते हैं इन चीजों को, उन तक हम लोग फ्री में चीजों को पहुंचा पाएंगे। तो जो मुफ्त शिक्षा का मुहिम है वो हमारा पूरा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत करेंगे ऊप्स की, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ सी और असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अब ये हमेशा आता है, कहा जाता है कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सारे जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी भाषा है, ये एक ऐसी भाषा है जिसको कंप्यूटर समझता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हो गया ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, यानी जो कंप्यूटर भाषा समझ सके उसी से संबंधित यह लैंग्वेज है। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप निर्देश शब्दों के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निर्देश देना चाहते हैं तो वो किसी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके ही हो सकता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है कि जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज है, यानी जो ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको अंडरस्टैंडेबल बना देता है। किसको? मशीन को, कंप्यूटर को। तो वो क्या बन जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द यूजर। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माफी चाहते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। अब उस निर्देश को देने के लिए कौन होता है? तो यूजर होता है। यूजर कौन हो गया? यानी जो कंप्यूटर चलाता है। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कहीं से भी मानव की भाषा नहीं समझता, नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझता। तो उसको हमें निर्देश देना पड़ता है कंप्यूटर की भाषा में, यानी उसको ऐसा निर्देश देना है कि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हो। तो ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यानी ऐसा लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें कुछ निर्देश देने होते हैं, क्योंकि बिना निर्देश के वो तो चलेगा नहीं। और अगर कहा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ जरूरतें होती हैं। कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला रिक्वायरमेंट जो है वो है इनपुट। दूसरा क्या है? आउटपुट। तीसरा मैथ। चौथा कंडीशनल एग्जीक्यूशन। पांचवा रिपीटिशन। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये 5 बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, या 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी आप कह सकते हैं। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट का मतलब होता है कि जो निर्देश कंप्यूटर को या मशीन को दिया जाता है। तो हम कंप्यूटर को निर्देश कैसे देते हैं? तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम लोग एक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड के माध्यम से निर्देश दे सकते हैं। कीबोर्ड के अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, और भी बहुत सारे यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर में पहले से कोई फाइल सेव हो, तो जो फाइल सेव है उस सेव किए गए फाइल का इस्तेमाल करके भी कंप्यूटर को निर्देश दिया जा सकता है। तो निर्देश देने के कई तरीके हैं। अब अगर कंप्यूटर को निर्देश दिया गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आउटपुट यानी रिजल्ट भी दिखाएगा। तो रिजल्ट को दिखाने के लिए उसके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। या तो वो रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाएगा, या तो वो डेटा को फाइल या डिवाइस के माध्यम से बाहर भेजेगा। बाहर भेजेगा मतलब प्रिंट आउट दे सकता है। अब अगर मैथ की बात करें तो मैथ्स में क्या होता है? तो मैथ का मतलब होता है कि जब हम इनपुट देते हैं और आउटपुट निकलता है, इस बीच सीपीयू के अंदर कुछ प्रोसेसिंग भी होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग भी होता है इनपुट का। वो एडिशन हो सकता है, सबट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो सारे जो चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं? मैथ के अंदर आती। आगे चलें तो नेक्स्ट है कंडीशनल एग्जीक्यूशन। आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा कंडीशन आता है जिसपे हमें फैसला लेना होता है। कई बच्चे ये सोच के चल रहे होंगे कि अगर हमारा ये परीक्षा नहीं निकला तो क्या होगा, और अगर निकल गया, इफ नहीं निकला तो क्या होगा, इफ निकल गया तो क्या होगा। यानी कंडीशन बना हुआ है।
तो जिस तरीके से हमारे आम जीवन में कंडीशन बना है, ठीक उसी तरीके से जब कंप्यूटर एनालिसिस करता है तो हो सकता है उसको भी कंडीशन दिया जाए। तो जब कंडीशन के बेसिस पर वो एनालिसिस करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूशन। वही लिखा गया है, चेक फॉर सर्टेन कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। यानी क्या करना है, कुछ कंडीशंस को चेक करना है और सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स को क्या करते रहना है, एग्जीक्यूट करते रहना है। एक नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन बनता है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो है रिपीटिशन। हो सकता है कि किसी एक कार्य को लगातार करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो जब एक कार्य को लगातार करते जाना है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिशन। तो परफॉर्म सम एक्शन रिपीटेडली, यूजुअली विथ सम वेरिएशन। एक ही एक्शन को बार बार करना क्या कहलाता है, रिपीटिशन। लेकिन जब एक ही एक्शन बार बार होता है तो बार बार होने पर भी हर बार में कोई ना कोई बदलाव जरूर आता है। मान लीजिए कि एक ही कमांड दे दिए 10 बार घूमना है, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 बार घूमेगा तो एक ही चीज, एक ही पैटर्न फॉलो करेगा। नहीं, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। उसी बदलाव को कहते हैं रिपीटिशन। तो जैसा आप लोग अभी तक समझ पाए हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझ सकता है, मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। क्यों समझता है? जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो किस चीज का बना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बना है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बनने होने की वजह से वो हमारी भाषा से अवगत नहीं है, वो करंट की भाषा को ही समझता है। ठीक है, इसीलिए हमें मशीन लेवल लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो वही बताया गया है, कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज मशीन कोड इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज को, यानी कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा को हम लोग मशीन कोड भी कहते हैं, या उसी भाषा को हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अब ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, तो आपको याद रखना है कि ये मशीन को समझ में आता है, इसीलिए ये क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, तो मशीन जो है 1 और 0 को ही सिर्फ समझता है। ठीक है, किसको समझता है, सिर्फ 1 और 0 को ही समझता है। तो 1 और 0 को हम लोग बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब मान लीजिए आप और हम जिस भाषा में प्रोग्राम को लिखते हैं, यानी आप और हम इंग्लिश भाषा में प्रोग्राम को लिखते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, वो इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, 0 एंड 1 के फॉर्म में। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को बदला जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा हो गए, तो एक हाई लेवल हो गया C++, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक दूसरा हो सकता है स्विफ्ट, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे, पाइथन हो गया, जावा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम लोग इसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी कोई तरीका होगा। तो हम लोग जानेंगे कि मशीन लेवल लैंग्वेज को, माफी चाहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कहता है यहाँ पे, while computers can be programmed to understand a variety of computer languages, यानी एक कंप्यूटर को हम इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं
कि वो कई तरीके का कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सकता है, लेकिन देयर इज ओनली वन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स विदाउट द यूज ऑफ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। लेकिन बिना ट्रांसलेशन के कंप्यूटर जो है वो एक ही भाषा समझ सकता है, और वैसी भाषा जो कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझ सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज, यानी उसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। मशीन कोड क्या होता है? तो मशीन कोड जो है ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है, किसका? कंप्यूटर का। तो मशीन कोड जो है एक फंडामेंटल लैंग्वेज है, किसका? कंप्यूटर का। और मशीन कोड को हम लोग लिखते हैं किसमें? 1 और 0 के फॉर्म में। तो एंड इज नॉर्मली रिटन एज स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरीज 1s एंड 0s, यानी हम उसको 1s और 0s यानी 1 और 0 के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो कंप्यूटर है, मैंने आपको बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण इसके सर्किट को, यानी इसके सर्किट को इस प्रकार बनाया गया है कि इसका सर्किट मशीन लेवल लैंग्वेज को तुरंत समझ लेता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज को तुरंत समझने के बाद कन्वर्ट कर देता है किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को रन कराया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, द सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर इज वायर्ड in such a way that it immediately recognizes the machine language। यानी कंप्यूटर का सर्किट इस प्रकार बना है कि वह तुरंत मशीन लेवल लैंग्वेज को पहचान जाता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नीडेड टू रन द कंप्यूटर, और उसको तुरंत कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने से क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो कंप्यूटर को निर्देश देता है और संचालित करता है। तो जब हम एक निर्देश देते हैं, जब भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं एक कंप्यूटर को, तो वो इकलौता नहीं होता है, वो कुछ टुकड़ों का बना होता है। यानी इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो 2 टुकड़ों का बना होता है। पहला टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। ऑपरेशन को हम लोग दूसरी भाषा में कमांड के नाम से भी जानते हैं। यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। What function has to be performed, यानी कौन सा काम करना है, यह बताने का काम किसका होता है? इंस्ट्रक्शन का। अब यहां पे कुछ चीजें और भी होती हैं। अब होता क्या है कि हर एक कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? ऑपरेशन करता है, यानी कोई टास्क परफॉर्म करता है। तो हर एक ऑपरेशन का एक ऑपरेशन कोड भी होता है। हर एक ऑपरेशन का क्या होता है? एक ऑपरेशन कोड भी होता है। इसी ऑपरेशन कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप कोड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं ऑपरेंड की। ऑपरेंड क्या करता है? तो ऑपरेंड जो है ये कंप्यूटर को बताता है, क्या बताता है? वेयर टू फाइंड और स्टोर द डेटा। यानी डेटा को हार्ड डिस्क से अगर लाया गया तो हार्ड डिस्क में कहां पर सेव किया जाएगा,
कहां से उठा कर लाया जाएगा, कहां पर वापस रखा जाएगा। तो डेटा को सेव करने के लिए, फाइंड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा गया है, कहता है एन इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड इन एनी लैंग्वेज हैज अ टू पार्ट, हैज टू पार्ट्स या हैज अ टू पार्ट। ठीक है, यानी हर एक इंस्ट्रक्शन जो है किसी भी भाषा में बना हो, उसके दो टुकड़े होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कमांड और ऑपरेशन। जो पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमांड बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं, क्या करना है। तो जहां पे बताया गया है क्या करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कमांड, या उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। ये जो कमांड वाला हिस्सा है या ऑपरेशन वाला हिस्सा है, यही कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। यानी ऑप कोड या ऑपरेशन कोड जो होता है, ये कमांड्स होते हैं जिनको एक कंप्यूटर को परफॉर्म करना है। एवरी कंप्यूटर हैज एन ऑपरेशन कोड और ऑप कोड फॉर ईच ऑफ इट्स फंक्शन। हर कंप्यूटर का अपना ऑप कोड होता है या ऑपरेशन कोड होता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे काम करना है। तो आई होप कि पहला आपको ऑप कोड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास जो है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज द ऑपरेंड। तो दूसरा पार्ट जो हमारा है वो क्या है? ऑपरेंड। इसमें क्या होता है? इट टेल्स द कंप्यूटर वेयर टू फाइंड और स्टोर द डेटा और अदर इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी मेंटेन्ड। तो जो ऑपरेंड होता है ये कंप्यूटर को बताता है कि भैया जिस डेटा की तुम्हें आवश्यकता है उस डेटा को तुम कहाँ पा सकते हो, कहाँ स्टोर करोगे, और उस डेटा से संबंधित जानकारी तुम्हें कहाँ पे मिलेगी। तो उस डेटा के संबंधित जहां पे जानकारी मिलेगी, कहाँ सेव करना है, उसका लोकेशन क्या है, ये सब बताने का काम करता है ऑपरेंड। और डेटा पे क्या करना है वो बताने का काम करता है ऑपरेशन। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो होता है, यानी निर्देश जो होता है, वो किसके लिए होता है? सीपीयू के लिए होता है। और क्या बताता है कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे बार बार हम ऑपरेशन कह रहे हैं, तो ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि सिलाई करना है, काट छाट करना है, नहीं। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि डेटा को क्या रीड करना है, क्या राइट करना है, क्या सेव करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, यह सारा काम बताया जाता है। तो कहता है does each instruction tells the control unit of the CPU what to do and the length and location of the data field are involved in the operation। तो हर एक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू का सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, उसको बताता है कि क्या करना है, और जिस काम को करना है उस काम का लेंथ क्या है, उसका लोकेशन क्या है, ये सब बताना का काम होता है इंस्ट्रक्शन को। यानी इंस्ट्रक्शन अकेला नहीं होता। अब जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, टिपिकली या टिपिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व रीडिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, राइटिंग एंड सो ऑन। तो जो कॉमन ऑपरेशंस है वो क्या है? फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, फाइल को सेव करना, ये सारे जो हैं वो कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर क्या समझता है। तो कंप्यूटर जो है, हमने बताया कि सिर्फ 0 और 1 समझता है।
तो इसी 0 एंड 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। बाकी आप और हम जो लिखते हैं, मान लीजिए एंड लिखे, हेलो लिखे, ये सब क्या है, नेचुरल लैंग्वेज है, ये मशीन नहीं समझता। इस नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। तो कहता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड्स, जो इंस्ट्रक्शन कोड्स का सेट होता है, वेदर इन बाइनरी और डेसिमल, जो कि बाइनरी में भी हो सकता है या डेसिमल नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, which can be directly understood by the CPU of a computer। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है हमारा, किस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में, उसको सीपीयू जो है डायरेक्टली समझता है। डायरेक्टली समझने का मतलब कि उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता किसी ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम के थ्रू। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड whether in binary or decimal which can be understood by the CPU of a computer without the help of a translating program। यानी ऐसा इंस्ट्रक्शन का कोड जिसको बिना कंप्यूटर के ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम के समझा जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं कि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ठीक है, वो क्या है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। अब एक बात आपको यहां क्लियर कर दें, हम और आप ये जानते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, 0 एंड 1। आपको उस भ्रम से थोड़ा हम आगे निकाल दें। मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 एंड 1 के अलावा डेसिमल डिजिट्स भी आते हैं, यानी जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डेसिमल डिजिट्स का इस्तेमाल भी हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज में करते हैं और कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, तो डेसिमल डिजिट्स का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब उस कंप्यूटर के सर्किट में इसको पहचानने की क्षमता हो। तो अगर आपके कंप्यूटर का सर्किट पहचान सकता है तो जो डेसिमल डिजिट है वो भी क्या हो गया, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो गया। तो आप इस वहम से थोड़ा बाहर निकलिएगा कि 0 एंड 1 जो है वही कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। नहीं, 0 एंड 1 के अलावा जो डेसिमल डिजिट्स हैं हम लोग उसको भी मशीन लेवल लैंग्वेज में रखते हैं अगर कंप्यूटर का सर्किट उसको समझ पाता है। अब होता क्या है कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर बहुत जल्दी समझ जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको कंप्यूटर बहुत जल्दी समझ जाता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को जल्दी समझने का कारण क्या है, तो ये कारण ये है कि ये डायरेक्टली सीपीयू को मैसेज भेजता है या डायरेक्टली सीपीयू से कांटेक्ट रखता है या डायरेक्टली सीपीयू की समझ में आता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली सीपीयू को समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर के समझ में आता है, डायरेक्टली सीपीयू के समझ में आता है, इसीलिए मशीन लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। तो वही लिखा गया है कि प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। यानी जो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं उनको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। क्यों? दिस इज मेनली बिकॉज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू।
ये इसलिए है क्योंकि जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू को डायरेक्ट समझ में आता है। नेक्स्ट कहता है कि राइटिंग अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज हैज सेवरल डिसएडवांटेजेस व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। तो अगर आप एक प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, कुछ नुकसान भी है। दुष्प्रभाव कहना गलत होगा, नुकसान भी है। तो ऐसे कौन कौन से नुकसान हैं अगर हम लोग कंप्यूटर को या सीपीयू को मशीन लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं? तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन आधारित है। ठीक है। दूसरा जो कहता है इसको प्रोग्राम करना जो है वो मुश्किल है, और तीसरा जो है इसमें एरर के चांसेस बहुत होते हैं। आइए एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। अब होता क्या है कि हर एक कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट जो है वो दूसरे कंप्यूटर से अलग होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक कंप्यूटर का सर्किट दूसरे कंप्यूटर के सर्किट से मैच नहीं कर सकता। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर C1 है, इसके सर्किट को इस प्रकार बनाया गया कि सिर्फ 0 और 1 समझ सकता है, और C2 के सर्किट को इस तरह बनाया गया कि ये बाइनरी के साथ साथ डेसिमल डिजिट को भी समझ सकता है। तो अगर आप C1 को बाइनरी डिजिट देना चाहेंगे तो ठीक है, ये समझेगा, लेकिन अगर आप C1 को डेसिमल डिजिट देने की कोशिश करेंगे तो C1 नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए डेसिमल डिजिट बना ही नहीं है। अब अगर आप मान लीजिए एक प्रोग्राम को डेसिमल डिजिट में लिखे हैं तो डेसिमल डिजिट जो है वो तो C1 के लिए व्यर्थ हो गया, लेकिन हाँ C2 को समझ में आया। इसीलिए ध्यान रखना है कि यहां पर जो प्रोग्राम लिखा गया था वो मशीन आधारित हो गया, और मशीन डिपेंडेंट होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वही ये बताने की कोशिश करता है। तो कहता है बिकॉज द इंटरनल डिजाइन ऑफ every type of computer is different from every other type of computer and needs different electric signals to operate. The machine language also is different from computer to computer. जैसे कि हर एक कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से बनाया गया है तो उसको अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए, और वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के आधार पे काम करेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये संभव नहीं है कि हर मशीन को एक जैसा रखा जाए और हर एक मशीन को एक जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए। It is determined by the actual design or construction of the ALU, CU and the size as well as the word length of memory unit. तो मशीन किस आधार पे अंतर हो सकता है? तो मशीन का सर्किट अलग हो सकता है, मशीन के ALU का कंस्ट्रक्शन अलग हो सकता है, मशीन के कंट्रोल यूनिट का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, अलग है। मशीन का जो वर्ड लेंथ है, वर्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया? यानी जो आपका रैम है, रैम का साइज अलग हो सकता है। ठीक है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन एक मशीन का हो सकता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन आधारित होता है, इसीलिए अगर उसको किसी दूसरे मशीन में भेजा जाए तो चलाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। अब होता क्या है कि एक प्रोग्रामर को बहुत सारा कोड याद रखना पड़ेगा। सपोज करिए हम एक शब्द लिखे बॉय, तो उसको याद रखना पड़ेगा कि बॉय का भैया बाइनरी डिजिट क्या बनेगा या बाइनरी फॉर्म क्या बनेगा। तो कितने चीजों को याद रखेगा? इसीलिए यहाँ याद रखने वाली चीजें जहां ज्यादा हो जाएं वहां पे उस चीज को यूज करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहता है ऑल्दो इजिली यूज्ड बाय द कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। चूंकि
या हो सकता है कि कंप्यूटर के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज आसान हो, लेकिन अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो कंप्यूटर के लिए मुश्किल है। इसमें क्या होता है, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रामर either to memorize the dozens of code numbers for the commands in the machine instruction set or to constantly refer to keep track of the storage location of data and instructions। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो प्रोग्रामर को याद रखना पड़ेगा हर कोड को, और अगर वो हर कोड को याद नहीं रख सकता तो उसको ये याद रखना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क के कौन से कोने में कौन सा डेटा सेव है। तो अगर वो याद रखता है कि हार्ड डिस्क के कौन से कोने में कौन सा डेटा सेव है, कौन सा कोड सेव है, तो वहां से वो जल्दी से उठा कर ले आएगा। तो ये भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं। कितना लोकेशन आप याद रखेंगे? घर में एक छोटी सी चाबी रख दे तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यहां पर आपको ये याद रखना है कि कौन से कोड को कहां सेव करके रखा गया है। तो उस केस में भी क्या हो जाता है, याद करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामर होगा, यानी जो मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामर होगा, उसको कंप्यूटर का हार्डवेयर का भी जानकारी होना चाहिए। क्यों? उसको इसलिए हार्डवेयर की जानकारी होना चाहिए क्योंकि उसको ऑपकोड्स याद रखना पड़ेगा, और ये ऑपकोड्स जो हैं वो कहाँ पे स्टोरेज हैं या कहाँ पे स्टोर्ड हैं, उसके लोकेशन को भी याद रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे समस्या आ गई कि अब वो लोकेशन ढूंढते चलेंगे तो फिर यहाँ पे गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो वही बताया गया है, मोर ओवर अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर मस्ट बी एन एक्सपर्ट हु नोज अबाउट द हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। यानी जो मशीन लेवल प्रोग्रामर होगा वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट किस सेंस में, तो उसको ये पता हो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसे काम करता है। फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज, सिंस अ प्रोग्रामर हैज टू रिमेंबर द ऑप कोड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के लिए या प्रोग्राम्स को लिखने के लिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामर को क्या पता होना चाहिए, ऑप कोड्स पता होने चाहिए। And he must also keep the track of the storage location of data and instruction। तो उसको ऑपकोड्स पता होने चाहिए और उसको ट्रैक करना पड़ता है कि भैया हमारा स्टोरेज लोकेशन डेटा का क्या है, इंस्ट्रक्शन का क्या है, यानी हमारा डेटा कौन से पॉइंट पर सेव है, कौन से लोकेशन पे सेव है, इसकी जानकारी भी उसको होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा एक दूसरा दिक्कत ये होता है कि इसको डिफिकल्ट टू मॉडिफाई होता है, यानी इस चीज को हम लोग आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया मॉडिफाई करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो बाइनरी में या तो डेसिमल डिजिट में। तो अब सोचिए कि उसका बाइनरी कोड क्या बनेगा, इसका डेसिमल डिजिट क्या बनेगा। इस मशीन लेवल लैंग्वेज के अलावा एक और लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। इस असेंबली लैंग्वेज को हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे क्या होता है, तो जो बाइनरी कोड्स हैं उस बाइनरी कोड्स के जगह पे अब अल्फाबेटिक सिंबल्स का यूज होने लगा, ठीक है। बाइनरी कोड्स की जगह पे किसका इस्तेमाल होने लगा, अल्फाबेटिक सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा। अब अल्फाबेटिक सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा तो इसका एड्रेस भी होता होगा। एड्रेस क्या होता है, तो एड्रेस का मतलब हो गया कि जहां पे डेटा सेव हुआ। तो जहां पर डेटा सेव हुआ उस एड्रेस को डिनोट करने के लिए भी अब अल्फाबेटिक सिंबल्स का यूज किया जाने लगा। यानी हमारा बाइनरी कोड वाला इंस्ट्रक्शन भी किसमें रहेगा, अब अल्फाबेटिक सिंबल्स के फॉर्म में रहेगा, और उसका स्टोरेज लोकेशन जो है, उसका एड्रेस जो है, डेटा का एड्रेस जो है, वो भी किसमें रहेगा, अल्फाबेटिक सिंबल्स के फॉर्म में रहेगा।
अब इन्हीं अल्फाबेटिक सिंबल्स को एक नाम दिया गया, वो क्या, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो कहता है कि असेंबली लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज को हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अपना फर्स्ट जनरेशन क्या हो गया, तो फर्स्ट जनरेशन हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज। These languages substitute alphabetic symbols for the binary codes of machine language. ये लैंग्वेज क्या किया, तो अल्फाबेटिक सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट किया, यानी जो, ठीक है, यानी वो अल्फाबेट्स को लाया गया किसके लिए, बाइनरी कोड्स की जगह पे। अब इसमें क्या कहता है, इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट एड्रेसेस टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अब क्या किया, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने थे, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या कहता है, मूव AX DX, यानी मूव का मतलब क्या हो गया, हटाना, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। AX और DX क्या हो गया, तो लोकेशंस हो गए। कौन से लोकेशंस हो गए, रजिस्टर्स हैं ये। तो यहां पर मेनीमोनिक्स का यूज होने लगा। मेनीमोनिक्स क्या थे, तो ये ऑपरेशन कोड्स थे, यानी कौन सा काम करना है, यानी ऑपकोड जो था वो मेनीमोनिक्स के फॉर्म में लिखा जाने लगा। जो एड्रेस था, एड्रेस भी किस में लिखा जाने लगा, मेनीमोनिक्स के फॉर्म में लिखा जाने लगा। तो जब वो मेनीमोनिक्स के फॉर्म में लिखा जाने लगा, छोटे छोटे इंग्लिश के कोड्स में लिखा जाने लगा, इंग्लिश कैरेक्टर्स का यूज होने लगा, तो अब ये समझना क्या हो गया, आसान हो गया, इजी हो गया। तो वही कहता है मेनीमोनिक्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन कोड, मेनीमोनिक्स का इस्तेमाल होने लगा किसके लिए, ऑपरेशन कोड्स को, दैट इज सिंगल लेटर्स और शॉर्ट एब्रिविएशंस दैट हेल्प द प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोड रिप्रेजेंट्स। तो मेनीमोनिक्स क्या थे, मेनीमोनिक्स जो होता है वो एक कोई सिंगल लेटर हो सकता है। सिंगल लेटर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ए हो गया, या वो क्या हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है, MOV, मूव। तो जब शॉर्ट फॉर्म्स का यूज किया जाने लगा, जब छोटे छोटे अल्फाबेट्स का यूज किया जाने लगा इंस्ट्रक्शंस को दर्शाने के लिए, तो वो किसका टर्म आ गया, किस जनरेशन की बात होने लगी वहां पर, असेंबली लैंग्वेज जनरेशन की। और वही छोटे छोटे कोड्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेनीमोनिक्स कहते हैं। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में जब मिलेंगे तो यहीं से आगे चलेंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हर उस इंसान तक पहुंचने में मदद करिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हम लोग यहाँ पे फ्री में सारे कोर्सेज को पढ़ाते हैं, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें भी पता चलता है कि हम कितना बेहतर आपके लिए कर पा रहे हैं। कोई असुविधा हो तो कमेंट करिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका PDF प्राप्त करें। इंस्टा पे हमें फॉलो कर हर दिन का शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए हमें आर्थिक मदद की आवश्यकता है। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया हमें आर्थिक सहयोग जरूर करिए। जितने आप सक्षम हैं उतना ही करिए, लेकिन करिए। इससे हम मुफ्त शिक्षा कई लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमें और भी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्ट सीरीज को चलाने के लिए धनराशि की आवश्यकता है, और एक बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं होगा। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।